शेड्यूल कास्ट एक्ट है, जो उत्पीड़न का एक्ट है, उसके तहत। और उसमें उन्होंने कहा कि हमको, उन्होंने अपने चैम्बर में बुलाया और चैम्बर में बुला के जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया और हमको मैन हैंडल किया या हमको बेइज्जत करने का प्रयास किया। और इस तरह से वो मुकदमा है और उन्होंने एफआईआर किया है। अब वो तो उसकी जांच वगैरह करने की बात पुलिस की तरफ से हो रही है, जांच हो रही है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि SC/ST एक्ट जो है, ठीक है कि बहुत ही अच्छा सोच के साथ बनाया गया था। और चूँकि पूर्व में जो स्थितियां थी कि वैसे वर्ग के लोगों को सम्मान नहीं देना, बगल में बैठाना, कि कोई गया तो कुआं पर पानी नहीं भरने देना, इस सारी बातों को देखते हुए बड़ी सोच समझ कर इस एक्ट को बनाया गया था। परंतु अभी जितने भी एक्ट हैं, अधिकतर उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर परीक्षा नियंत्रक उस काम को, परीक्षा के रिजल्ट्स को निकालने में या और भी किसी तरह की जो काम है उसमें अगर देरी हो रही है तो क्या वो फटकार नहीं लगावेगा? उसका अधिकार है कि वो फटकार लगावे, वो कहे कि साहब आपसे काम नहीं हो रहा है, आप इस्तीफा कर दीजिए, आप छोड़ दीजिए। कुलपति को तो अधिकार है कि वो सैक भी कर दे सकता है, वो उनको हटा दे सकता है, उनको कार्यमुक्त कर दे सकता है, उनसे सारा काम ले सकता है। लेकिन ये कुलपति बहुत एक एक्ट, स्टैट्यूट्स वगैरह से चलने वाले आदमी हैं, इसलिए उन्होंने कभी परीक्षा नियंत्रक को डिस्टर्ब करने का प्रयास नहीं किया है। कि अगर झूठा साबित हो गया तो अनुसंधानकर्ता 211-182 का प्रोसीडिंग के लिए कोर्ट को लिखता है, कोर्ट उस पर C2 केस करके संज्ञान लेती है और कार्रवाई करती है। लेकिन इसमें यह प्रावधान नहीं है। ऐसे ही महिलाओं में भी है कि कोई महिला किसी तरह का कोई मामला लाती है तो वह झूठा साबित होने पर उस पर भी 211-182 नहीं चलेगा। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और हम जिस तरह से आपके सामने किसी न किसी एक समसामयिक मुद्दे पर चर्चा करते हैं, उसी तरह से अभी एक बड़ा ही चर्चित मामला है, जिसमें कि हम देखते हैं कि जो कानून बनाए जाते हैं जो पिछड़े या प्रताड़ित वर्ग हैं, उनको प्रताड़ना का शिकार ना होना पड़े, उनके साथ कोई गलत व्यवहार ना करे, इसलिए कानूनों को बनाए गए हैं। लेकिन ये कानून उपयोग से ज़्यादा दुरुपयोग के लिए किए जा रहे हैं। ये हम अधिकतर मामलों में देखते हैं। जैसे अभी हाल में ही हमारे जो बिहार यूनिवर्सिटी में जो घटना घटी कि जिसमें एक कर्मचारी ने VC के ऊपर जातीय उत्पीड़न को लेकर के उनके ऊपर केस कर दिया, जो कि बाद में VC के द्वारा इस चीज़ को खंडित किया गया कि ये बिल्कुल उनसे कामकाज से रिलेटेड सवाल किया गया था, जिसके ऊपर उन्होंने आपत्ति जताई और इस तरह से केस कर लिया गया। तो कितना सही है, क्या क्या होना चाहिए, किस तरह की बातों का हमें भी ध्यान रखना चाहिए और क्या जागरूकता होनी चाहिए लोगों के बीच, इसके विषय में हमारे साथ आज स्टूडियो में उपस्थित हैं इस विषय के विशेषज्ञ। हमारे साथ हैं एडवोकेट सुधीर कुमार ओझा जी और साथ में है राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी। तो सबसे पहले इस घटनाक्रम को जानते हैं कि असल में मुद्दा क्या है, इसका थोड़ा बैकग्राउंड जो है वो हमें हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, वो उसका बैकग्राउंड बताएंगे। देखिए, ऐसा है कि जो अखबारों में सब बात आ चुकी है कि जो बिहार विश्वविद्यालय के, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर विश्वविद्यालय है, उसके जो परीक्षा नियंत्रक हैं, उन्होंने एक मुकदमा कुलपति पर और प्रॉक्टर पर, विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रॉक्टर पर किया है। जो शेड्यूल कास्ट एक्ट है, जो उत्पीड़न का एक्ट है, उसके तहत। और उसमें उन्होंने कहा कि हमको, उन्होंने अपने चैम्बर में बुलाया और चैम्बर में बुला के जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया और हमको मैन हैंडल किया या हमको बेइज्जत करने का प्रयास किया। और इस तरह से वो मुकदमा है और उन्होंने एफआईआर किया है। अब वो तो उसकी जांच वगैरह करने की बात पुलिस की तरफ से हो रही है, जांच हो रही है। कुलपति महोदय का भी बहुत स्पष्ट रूप से आ गया है कि भाई हम तो उस दिन गए ही नहीं थे ऑफिस में और उनके बुलाने का सवाल है। लेकिन देखिए, दूसरा सवाल है, हम कुलपति जो होते हैं वो विश्वविद्यालय के जो
विश्वविद्यालयों के लिए जो एक्ट बना हुआ है, स्टैट्यूट्स बना हुआ है, रूल्स बने हुए हैं, रेगुलेशंस बने हुए हैं, उसके अंतर्गत कुलपति को काम करना पड़ता है। कुलपति पूरे विश्वविद्यालय के सबसे सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं और जितने भी दूसरे पदाधिकारी हैं उनको उनके मातहत काम करना पड़ता है। लेकिन सभी को काम करना पड़ता है, एक्ट स्टैट्यूट्स में निर्धारित है उनके लिए कार्य, उसी के अनुसार काम करना होता है। मैं परीक्षा से संबंधित कुछ बात यहाँ पर करना चाहता हूँ, जो कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी हैं वो सब लोग मुझसे सहमत भी होंगे इस बात पर कि हम लोगों ने लगातार, मैं सीनेट का सदस्य रहा हूँ 20 वर्ष तक, बिहार विश्वविद्यालय का इलेक्टेड सीनेट का सदस्य रहा, और उस क्रम में मैंने बराबर ये सवाल खड़ा किया कि परीक्षा विभाग जो विश्वविद्यालय का है वो सबसे ज़्यादा एक जिसको कहा जा सकता है कि छात्र विरोधी है। ऐसा मैंने बार बार इस बात को कहा। मैंने पेंडिंग संस्कृति की बात उठाई कि एक जानबूझकर, सपोज कीजिए अगर 1 लाख लड़का अपीयर हो रहा है तो आप 40,000 बच्चों का रिजल्ट पेंडिंग कर देते हैं। अब रिजल्ट जब उसका पेंडिंग हो जाता है तो बच्चा बेचैन हो जाता है, लड़की बेचारी बेचैन हो जाती है, उसके अभिभावक बेचैन हो जाते हैं, और तब वो घोड़ासहन से, नरकटियागंज से, बेतिया से, दूर दराज के इलाके से या फिर वैशाली के किसी दूर दराज इलाके से विश्वविद्यालय दौड़ना शुरू करते हैं। और विश्वविद्यालय जब दौड़ते हैं तो यहाँ पर जो कॉकस है वो उनसे जो है सो पैसे का डिमांड करता है, और फिर पैसे के डिमांड करके, और वो भी बेचारा समझता है कि साहब हम कहाँ नरकटियागंज से और यहाँ से बार बार आते जाएंगे। वो बेचारा जो है सो किसी तरीके से अपने गार्जियन से ये करके और पेट काट के वो जो है सो पैसा यहाँ थमा देता है, और फिर उसके बाद उसके रिजल्ट का सुधार हो जाता है या नहीं भी हो जाता है। वो किससे आके किसको हिम्मत है कि यहाँ के कॉकस से वो पैसा वसूल ले। तो इस परिस्थिति में वर्तमान कुलपति ने एक बहुत अच्छा काम किया कि इन्होंने पदाधिकारियों को नामित कर दिया कि ये पदाधिकारी दिन भर यहाँ पर बैठेंगे, जहाँ की बच्चों की जो समस्या होगी, और ख़ास करके बच्चों की समस्या क्या है, परीक्षा से संबंधित समस्या है उसकी ज़्यादातर समस्या जो है, तो परीक्षा से संबंधित या जो भी कोई समस्या होगी वो बच्चे वहाँ कहेंगे और उसका तत्काल निदान करने का प्रयास विश्वविद्यालय के द्वारा किया जाएगा। नेचुरली ये सब जो कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है जो छात्र के हित में है, उससे वो जो कॉकस है जो पैसे की उगाही करता था गलत तरीके से, उसको बेचैनी हो गई है, उसको छटपटाहट हो गई हुई है। और इसी का नतीजा निकला है कि आप बार बार देख रहे हैं कि कुछ न कुछ विश्वविद्यालय में वर्तमान कुलपति के खिलाफ में किया जा रहा है, जबकि हम लोगों को ये तो जगजाहिर बात है, शिक्षकों के बीच में वो चर्चा है, छात्रों के बीच में चर्चा है कि कुलपति अच्छे हैं, और कोई भी जो काम जो कुलपति के संज्ञान में आ जाता है उसको निश्चित रूप से वो कार्रवाई करके आगे काम कराने का प्रयास करते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में ये जो घटना है, ये एक बिहार विश्वविद्यालय में पहले तरह की घटना है कि भाई कुलपति किसी परीक्षा नियंत्रक को बुला के बात नहीं करेगा। अगर परीक्षा नियंत्रक उस काम को, परीक्षा के रिजल्ट्स को निकालने में या और भी किसी तरह की जो काम है उसमें अगर देरी हो रही है तो क्या वो फटकार नहीं लगावेगा? उसका अधिकार है कि वो फटकार लगावे, वो कहे कि साहब आपसे काम नहीं हो रहा है, आप इस्तीफा कर दीजिए, आप छोड़ दीजिए। कुलपति को तो अधिकार है कि वो सैक भी कर दे सकता है, वो उनको हटा दे सकता है, उनको कार्यमुक्त कर दे सकता है, उनसे सारा काम ले सकता है। लेकिन ये कुलपति बहुत एक एक्ट स्टैट्यूट्स वगैरह से चलने वाले आदमी हैं, इसलिए उन्होंने कभी परीक्षा नियंत्रक को डिस्टर्ब करने का प्रयास नहीं किया है। लेकिन काम आप नहीं करेंगे तो कोई कैसे नहीं करेगा, और जब ये कहा जाएगा तो आप शेड्यूल कास्ट एक्ट में चले जाएंगे, तो ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है। आगे जब ये हमें पता चल गया कि मुद्दा किस प्रकार से है, तो अब जो हमारे एडवोकेट सुधीर कुमार ओझा जी हैं उनसे जानते हैं कानूनी मसला कि इस तरह के जो मुद्दे आते हैं, जाहिर सी बात है जो भी सीनियर होंगे वो अपने जूनियर से क्वेश्चन काम का लेखा जोखा मांगेंगे। तो अगर मैं वो उससे पिछड़ी जाति से हों और उच्च जाति से उनके सबऑर्डिनेट मतलब सीनियर हों, तो क्या वो उनके ऊपर इस तरह से आसानी से केस कर देंगे? और ये तो इस तरह से तो काम नहीं हो पाएगा, क्या कहेंगे? देखिए, जो अभी जानकारी मिला यूनिवर्सिटी का मामला, जो परीक्षा नियंत्रक जी के द्वारा कुलपति महोदय पर जो आरोप लगाया गया है कि मुझे बंद कमरे में ऑफिस में बुला करके और SC/ST का जो बात कहे कि हमको दलित करके प्रताड़ित की गई, और उसके कारण उन्होंने SC/ST का जो आरोप लगाया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि SC/ST एक्ट जो है, ठीक है कि बहुत ही अच्छा सोच के साथ बनाया गया था, और चूँकि पूर्व में जो
स्थितियां थी कि वैसे वर्ग के लोगों को सम्मान नहीं देना, बगल में बैठाना, कि कोई गया तो कुआं पर पानी नहीं भरने देना, इस सारी बातों को देखते हुए बड़ी सोच समझ कर के इस एक्ट को बनाया गया था। परंतु अभी जितने भी एक्ट हैं अधिकतर उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, और यह जो हम देख रहे हैं अभी की घटना वर्तमान में, इसको आप उसी कड़ी में ले सकते हैं कि भी दुरुपयोग इसका वो परीक्षा नियंत्रक कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि स्पष्ट इस एक्ट में भी है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार कई केसेज में रेफर में जजमेंट दिया है और अपने आदेश में कहा है कि SC/SC एक्ट जो कोई दर्ज कराते हैं वह कब लगेगा, किन परिस्थितियों में लगेगा। आप जब सार्वजनिक स्थल पर हैं और वहाँ आप किसी को इस तरह की बातें कहते हैं तो वहाँ SC/ST एक्ट लगेगा। बंद कमरा में किसी को कुछ कहा जाता है वहाँ पर SC/ST एक्ट नहीं लागू होगा। यह स्पष्ट रूप से इस कानून के प्रावधान में भी है और माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में भी इसका डिफाइन किया गया हुआ है। अब है कि यह ऑलरेडी सरकारी नौकर हैं, अधिकारी हैं, और एक अधिकारी अपने बड़े अधिकारी के पास जा कर के जाते हैं, कोई अगर ये गलत कार्य करते हैं और अधिकारी इनको अगर थोड़ा सा डांट फटकार करता है या इनको हिदायत देता है कि भाई गलत काम नहीं कीजिए, सही काम कीजिए, या काम करने के लिए विवश करता है अच्छे काम करने के लिए, तो ये हथियार बना करके इसका यूज करके, जैसे कोई महिला पदाधिकारी या महिला कोई कर्मचारी है चली जाए और कोई अधिकारी उसको कार्य करने के लिए कहे तो तुरंत प्रताड़ना का या किस तरह का आरोप लगा दे। वही हाल हो गया कि अब SC/ST एक्ट में कर्मचारी आप हैं, अधिकारी आपको कार्य करने के लिए कहते हैं तो सस्ता आपको हथियार मिल गया, आप उसको उन पर आरोप लगा दिए कि हम कोई प्रताड़ित किया है जातीय सूचक बात कह करके। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण गलत है और यह उनका आरोप निराधार होगा, नहीं लागू होगा, और इस तरह के कार्यों से वैसे लोगों को बचना चाहिए। ठीक है कि SC/ST एक्ट में बहुत सारे अधिकार उनको दिया गया हुआ है, इसका मिसयूज भी होता है। उसका कारण है कि जैसे ही FIR होता है 50,000 रुपया उनको मिलने का प्रावधान है, चार्जशीट होगा तो 2 लाख रुपया मिलेगा। कुछ लोग इस पैसे के लोभ में आकर के, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे लोगों को पकड़ करके किसी को से बदला सधाना है तो केस करवा देना है। कुछ पुलिस पदाधिकारी भी ऐसे लोग हैं जिनको कुछ लोभ होता है कि इसमें इतना मिलता है तो हमको इसमें इतना परसेंटेज मिल जाएगा तो चलो उसको अनुसंधान में कर दो। इसी के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक संशोधन किया था और कहा था कि जो एंटीसिपेटरी बेल इसमें लागू नहीं होता है वह लागू हो। जब कोई आवेदन दे तो उस आवेदन पर पहले इंक्वायरी हो। इन्वेस्टिगेशन बाद का मैटर है, वह FIR के बाद का मैटर है। पहले इंक्वायरी हो, लगता है कि मामला सत्य है तो FIR होगा, उसके बाद DSP रैंक के लोग उसका अनुसंधान करेंगे, तो इससे पारदर्शिता भी आता और सच्चाई भी सामने आती, और वाकई में जो कोई हकीकत में किसी को प्रताड़ित उस शब्द को कह करके जाति सूचक कह करके करता तो उसको सज़ा भी मिलता। अभी आप अगर पूरा आंकड़ा लेंगे तो ऐसे केसेज में अगर 100 केस दर्ज होता है तो मुश्किल से 5 केस में 10 केस में सज़ा हो रहा है। उसका क्या कारण है? उसका कारण मुख्य रूप से यही है कि उसका दुरुपयोग होना, बाद में सुलह कर लेना, उसका नाजायज लाभ लेना, और ख़ास करके किसी कर्मचारी को कोई हक नहीं है कि अपने अधिकारी पर इस तरह का जातीय सूचक बात कह करके FIR करना। जब आप कर्मचारी हो गए हैं, आप आम व्यक्ति नहीं हैं कि आप कहीं गए कोई आपको कह दिया। और दूसरी बात है कि इसका एक बनाया गया है कि सार्वजनिक स्थल जहाँ कुछ लोग 10 लोग 50 लोग 100 लोग 2 लोग 10 लोग हों, वहाँ आपका यह जाति सूचक बात कहता है तो आपके प्रतिष्ठा बंद करवा में कौन देखने गया कि क्या आपको कहा गया? वहाँ आपकी प्रतिष्ठा आप स्वयं को अपने आप को करेंगे हमको प्रतिष्ठा हनन किया गया, चाहे जाति सूचक बात कहा गया, तो यह लागू नहीं होगा और इस तरह के कार्य बंद होने चाहिए। सरकार से भी मैं आग्रह करूँगा कि जिस तरह से और उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है उस पर भी ध्यान दे और जो दुरुपयोग हो रहा है उसको अविलंब रोकने का कार्य करे। तो जैसा कि आपने अभी समझा, जो हमारे एडवोकेट हैं उन्होंने बताया आपको कि किस तरह से जब तक आप सार्वजनिक स्थल पर नहीं हैं तब तक आपके ऊपर ये एक्ट, ये ST/SC एक्ट जो है, जो आपकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है, वो लागू नहीं होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कर्मचारी हैं आप, आपकी एक जिम्मेदारी बनती है और आप सार्वजनिक स्थल पर नहीं हैं, एक बंद कमरे में है, तो आपका कोई इसमें जो है वो प्रतिष्ठा का हनन नहीं हो रहा है। इस विषय पर और जानते हैं, हमारे प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह के पास वापस जाते हैं कि ये एक्ट जो है इसका मिसयूज़ ज़्यादा हो रहा है, इसके ऊपर आप क्या कहें? नहीं, देखिए वो तो बहुत अच्छे से जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से इन बातों को रखा है। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात की ओर इशारा करना चाहता हूँ। जो
परीक्षा नियंत्रक महोदय हैं वो स्वयं एक शिक्षक हैं, और कुलपति जो भी कोई होते हैं वो शिक्षक होते हैं। ये भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अपने अपने जो डेयरी विभाग है उसके हेड रहे हुए हैं, जाने माने विद्वान हैं। तो एक शिक्षक के रूप में अगर इनको कोई किसी तरह की परेशानी कुलपति से हुई, अगर एक बात मैं कह रहा हूँ, तो ये शिक्षकों के का एसोसिएशन बना हुआ है, उसके सामने बातों को ला सकते थे। दो एसोसिएशन हम लोगों के यहाँ काम करता है, वहाँ आप ला सकते थे। आप ने एक और काम उन्होंने किया, उन्होंने सीधे बिना कुलपति से अग्रसारित कराए हुए कुलपति के खिलाफ राजभवन यानी महामहिम को पत्र लिखा। महामहिम का 2020 का पत्र है जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अगर कोई भी विश्वविद्यालय का ये पदाधिकारी या कर्मचारी अगर कोई किसी भी बात के लिए आवेदन देना चाहता है महामहिम को, तो वो कुलपति के से होते हुए उसको आना है। अगर कुलपति के भाया आप उसको नहीं भेजते हैं तो आप पर डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। बहुत स्पष्ट रूप से चिट्ठी है राजभवन की कि अगर ऐसा नहीं होगा तो अनुशासन खत्म हो जाएगा। तो ये मुद्दा है। मैं एक बात और ध्यान दिलाना चाहता हूँ, यहाँ पर एक कुलपति आए थे डॉक्टर अशेश्वर यादव जी, बहुत ही ऑनेस्ट थे, बहुत ही ईमानदार थे, और उनको भी यहाँ भयंकर परेशानी झेलना पड़ा। और परेशानी की प्रकाष्ठा तो तब हो गई जब एक बाहरी औरत से उन पर रेप केस करा दिया गया। नेचुरली शिक्षक समाज ठीक है, कुलपति हैं तो शिक्षकों से उनकी किसी मुद्दे पर मतभेद होगा, लड़ाई होगा, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन जब देखा गया कि साहब कुलपति पर इस तरह का आरोप, रेप का आरोप लगा दिया गया, तो सारे शिक्षक समुदाय जो थे, शिक्षक संघ जो हमारा था, वो सब खड़ा हो गया वहाँ पर। आज भी शिक्षक संघ को खड़ा होना चाहिए, इसलिए कि ये जो है सो अंदरूनी मामला है, और ये कहीं ना कहीं इसको केस में ले जाकर एक शिक्षक की जो मर्यादा होती है उस मर्यादा को तार तार करने का प्रयास हुआ है। क्योंकि इसमें उस लाइट में उसको जाना ही नहीं चाहिए। तब तो फिर अगर वो जहाँ शिक्षक हैं वहाँ का प्रिंसिपल उनसे कुछ नहीं पूछ सकेगा, वो क्लास लेने नहीं आवेंगे। वो अगर कहेगा कि साहब आप क्लास क्यों नहीं लेते हैं, तो वो कहेंगे कि साहब ये हमको जो है सो जाति सूचक शब्द से हमको जो है सो प्रयोग किए हैं। तो इस तरह अगर एक शिक्षण संस्थान में अगर इस तरह से होगा तो फिर उसका क्या समाज में प्रभाव पड़ेगा। तब तो लोग समझेंगे ना कि भाई इसी तरह से केस करा के और लोगों को परेशान करने का, जो अभी हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता महोदय बोल रहे थे कि किस तरह से 100 केस SC ST उत्पीड़न के होते हैं, जिसमें से कभी 5, कभी 6, कभी 10 टिक पाते हैं, और बाकी सारे केस जो है सो फॉल्स हो जाते हैं। तो इसलिए निश्चित रूप से इस तरह की घटना पर रोक लगनी चाहिए और सामाजिक दबाव भी होना चाहिए। और हम तो ये कहेंगे कि जो हमारे SC ST के जो भाई लोग, जो सुलझे हुए लोग हैं, उनको इसमें आगे आना चाहिए कि नहीं, एक शिक्षक के द्वारा दूसरे शिक्षक पर इस तरह का गलत आरोप लगाना, ये कहाँ तक ये है, ये बहुत दुख की बात है। बिल्कुल। अब हम जानते हैं कि एडवोकेट सुधीर कुमार ओझा जी आपसे कि आपने बताया कि जो पहले सज़ा के प्रावधान थे सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करके या फिर अपने संज्ञान में लेकर के उसमें बदलाव किए। तो पहले क्या था सज़ा का प्रावधान और उसमें क्या बदलाव किए गए? देखिए, सज़ा के प्रावधान में बदलाव नहीं हुआ था, बदलाव हुआ था कुछ बिंदु पर। जैसे कि एंटीसिपेटरी बेल आप फाइल करते हैं स्पेशल कोर्ट में, तो आपको लाई नहीं होगा, माने एंटीसिपेटरी आप नहीं फाइल, आपको खारिज कर देगा कि कहते हुए कि हमको अधिकार बेल देने का नहीं। उसको उन्होंने अधिकार दिया कि एंटीसिपेटरी को बेल फाइल करे तो उसको सुनने का अधिकार दिया। माननीय उच्च न्यायालय सुन सकता है, लेकिन स्पेशल कोर्ट नहीं सुन सकता है। उसके साथ साथ उन्होंने यह प्रावधान उसमें लाया था कि कोई FIR के लिए आवेदन दिया तो उसमें पहले इंक्वायरी होगा, और इंक्वायरी के बाद लगता है कि वाकई में यह घटना सत्य है तो FIR होगी, और फिर अनुसंधान होगा जो DSP रैंक से अनुसंधान करेगा, और अनुसंधान में जब पाया जाएगा कि ये मामला सत्य है तब उसकी गिरफ्तारी होगी। अभी है कि FIR हुआ और पुलिस तुरंत गिरफ्तारी कर लेती है। इस सबों में सुधार लाया गया था, परंतु किसी कारणवश से कुछ नेता के द्वारा उठाया गया प्रश्न और लोकसभा में ला करके फिर उसको पारित करा दिया गया, फिर पूर्व की तरह अभी चल रहा है। आपको हम इसके पूर्व नहीं बता पाए थे इसमें एक और क्या बातें हैं जिससे मनोबल लोगों को बढ़ता है कि अगर कोई SC ST एक्ट का मुकदमा दर्ज कराता है और वह मुकदमा फॉल्स
यानी झूठा साबित होता है अनुसंधान के क्रम में, तो उन पर 211 182 नहीं चलेगा। ये भी जैसे एक कि अन्य मामलों में हाँ, होता है। जैसे कि अन्य मामलों में है कि अगर झूठा साबित हो गया तो अनुसंधानकर्ता 211 182 का प्रोसीडिंग के लिए कोर्ट को लिखता है, कोर्ट उस पर C2 केस करके संज्ञान लेती है और कार्रवाई करती है। लेकिन इसमें यह प्रावधान नहीं है। ऐसे ही महिलाओं में भी है कि कोई महिला किसी तरह का कोई मामला लाती है तो वह झूठा साबित होने पर उस पर भी 211 182 नहीं चलेगा। तो ये सब जो प्रावधान बनाए गए हैं पहले से, इससे मनोबल बढ़ रहा है और उनको डर हट गया कि हम झूठा भी केस करेंगे तो हमको कुछ नहीं बिगड़ने को है। इसका खमियाजा मैं भी भुगता हूँ। वर्ष 2011 में एक नाम मैं नहीं लूँगा, एक बड़े लोग हम पर टाउन थाना में एक हरिजन से, दलित से SC ST का मुकदमा माने कराया गया और उस व्यक्ति से मुझे कोई मुलाकात नहीं, भेंट नहीं, और उसने कहा कि मैं इनके यहाँ एक केस लेके गया, हमसे ज़्यादा पैसा मांगे। जब हम कहे कि हम इस वर्ग से आते हैं, SC ST वर्ग से आते हैं, तो वैसी परिस्थिति में हमको ये जाति सूचक बात कह करके वो केस झूठा साबित हुआ। 211 182 का अनुसंधानकर्ता को अनुभव नहीं था, उसने भेजा भी कार्रवाई के लिए, लेकिन चूंकि 211 182 इन पर नहीं चल सकता इसलिए नहीं चला। तो देखिए, धोखा से भी अगर इस शब्द का इस्तेमाल हो जाता है हम लोगों से किसी के बारे में कि यह इस वर्ग से आते हैं, अब आप SC ST कह सकते हैं, लेकिन गलती से भी आप उनको दूसरे शब्द से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। करते हैं तो फिर आप पर मुकदमा चल जाएगा। अब अभी हम इनको बोलने क्रम में बुला जाए तो हमको, अगर कोई सुन रहे हैं तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि शब्द का अगर इस्तेमाल हमको हो गया हो तो, क्योंकि बोलने के क्रम में कुछ बुलाया जाता है आदमी को, लेकिन उससे कोई भावना को देखना चाहिए कि कोई भावना गलत उसका है कि नहीं। अब आपके सामने उस वर्ग का कोई व्यक्ति आता है और जानबूझ करके उसको आप जाति सूचक बात कहते हैं, 10 लोग के सामने में कहते हैं, बेइज्जत करते हैं, मारपीट करते हैं, उस दृष्टि से देखते हैं, वैसी परिस्थिति में उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसका उस एक्ट को गलत तरीके से ले जा करके किसी के खिलाफ में हथियार के रूप में यूज करके, और ख़ास करके जो कर्मचारी वर्ग है, अधिकारी वर्ग हैं, उनको तो कोई हक नहीं है। उनको अगर विभाग में कुछ तरह का कोई बात हुआ तो उनको तो विभाग के स्तर से दरखास्त आवेदन लिख करके कार्रवाई के लिए कहना चाहिए कि न कि जा करके प्राथमिकी दर्ज करना चाहिए। और इसमें तो प्राथमिकी दर्ज अगर कराए भी होंगे, जैसा मैं सुन रहा हूँ, तो नहीं टिकेगा, 1 सेकंड नहीं टिकेगा। वह अगर हाई कोर्ट चला जाए तो तुरंत केस हो जाएगा, क्योंकि जो प्रावधान है उस प्रावधान के अनुरूप वह मुकदमा नहीं है। तो आपने जो हमारे एडवोकेट हैं उन्होंने बताया कि एक तरह से ये जो मुद्दा ही है ये पूरी तरह से खारिज हो जाएगा, क्योंकि ST SC एक्ट के अंतर्गत भी जो मुद्दा बनता है उसमें आप जब सार्वजनिक स्थल पर हों, बहुत ज़्यादा लोग उपस्थित हों वहाँ पे, तभी अगर आपके ऊपर कोई टिप्पणी की गई है तभी ये कानून लागू होता है। नहीं तो अगर बंद कमरे में आपके जो सीनियर हैं और आपसे वो आपके कामकाज के बारे में पूछ रहे हैं तो यहाँ पे वो एक्ट लागू नहीं होता है। तो आपने सुना कि हमारे एडवोकेट ने इस संबंध में क्या जानकारी दी, और साथ ही साथ प्रोफेसर ने भी कहा कि इस परिस्थिति में ये जो विशेष करके जो यूनिवर्सिटी का मुद्दा है, इसमें जो प्रोफेसर्स हैं उनको सामने आना चाहिए कि जो एक गरिमा पोस्ट है यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स का, वाइस चांसलर्स का या एग्जामिनेशन कंट्रोल का, इस तरह के तुच्छ लांछना से वो पोस्ट, वो गरिमामय जो पोजीशन है वो कहीं ना कहीं उस पर आघात होता है। तो आशा करते हैं जो हमारे दर्शक हैं उनको ये जो मुद्दा है ये स्पष्ट हुआ होगा, इसके पीछे कानून क्या है इसके बारे में पता चला होगा। अब हम हमारे मेहमानों से लेते हैं इजाज़त कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और इतनी सारी जानकारियाँ दी। इसी के साथ इस कार्यक्रम को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार।